वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी सीरीज की शुरुआत की गई है और इंडियन पॉलिटी सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट राष्ट्रपति इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेदों का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति संघ के अंतर्गत आता है, यूनियन के अंतर्गत आता है और यूनियन का जिक्र जो है वो संविधान के भाग 5 में किया गया है और भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक संघ के विषयों के बारे में बताया गया है। वैसे तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, तो ये 395 अनुच्छेद नंबर में 395 है, लेकिन अमेंडमेंट संशोधन करते करते अभी इसमें 470 से अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। तो 22 भाग में से भाग 5 को आज हम देख रहे हैं। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का वर्णन है और ये यूनियन का पार्ट है और यूनियन का ही हिस्सा है राष्ट्रपति। अब जो संघ में यूनियन में अनुच्छेद 52 से 151 तक है, इसके बीच में किन किन चीजों का वर्णन है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो अध्याय 1 है वो कार्यपालिका के बारे में बताता है, एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है। अध्याय 2 संसद के बारे में बताता है। अध्याय 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका के बारे में बताया गया है और अध्याय 5 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है। मतलब जो अनुच्छेद 52 से 151 तक यूनियन में जिक्र है, उसमें हम इन 5 अध्यायों का वर्णन किया गया है, जिसमें कि अध्याय 1 है कार्यपालिका के बारे में, अध्याय 2 है संसद के बारे में, अध्याय 3 है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका के बारे में और अध्याय 5 है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो अब हम आते हैं संघ की कार्यपालिका जो अध्याय 1 है उसमें। पहले हम आपको बता दें कि इन सारी चीजों का नोट्स आपको www.clearselection.in पर मिल जाएगा, तो विजिट जरूर करिएगा। तो संघ की कार्यपालिका, इसके बारे में जिक्र कहां से कहां तक किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। और इस कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्री परिषद आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। तो इन पांचों लोगों के बारे में कहां तक जिक्र है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 के बीच में। तो आज हम लोग संघ की कार्यपालिका के पहले हिस्से को, राष्ट्रपति के बारे में देख रहे हैं। अब हम आगे राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 52 से लेकर 62 के बीच में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके संबंध में एक शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है जिसमें ट्रिक बताया गया है, लेकिन उसी ट्रिक को हम यहाँ डिटेल से फिर देख लेते हैं। ट्रिक है दोस्तों अनुच्छेद 52 से 62 तक याद करने का, वो है पकानी कोका दुयो दशम री। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाया गया है। इस ट्रिक को बनाने में सिर्फ जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल के पहले शब्द को लिया गया है और उसको जोड़ करके यह ट्रिक बनाया गया है। तो वो ट्रिक बनता है पकानी कोका दुयो दशम री। तो आते हैं, अब इसको डिकोड करते हैं। प से मतलब राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में इसके बारे में बताया गया है। का कार्यपालिका का प्रमुख, अनुच्छेद 53 में। नी निर्वाचन की व्यवस्था के बारे में, अनुच्छेद 54। को कोटा या रीति के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 55 में। का से कार्यकाल, अनुच्छेद 56 में बताया गया है। दू से दोबारा नियुक्ति, अनुच्छेद 57 में बताया गया है। यो से योग्यता के बारे में 58 में बताया गया है आर्टिकल। द से हो गया दशाएं या शर्तें, अनुच्छेद 59 में बताया गया है। शपथ, अनुच्छेद 60 में बताया गया है और म से महाभियोग, अनुच्छेद 61 में बताया गया है। लास्ट में री जो है रिक्ति, अनुच्छेद 62 में इसके बारे में
बताया गया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, जहां की आपको वन लाइनर क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। लेकिन हम इन पूरे आर्टिकल को अब डिटेल से देखेंगे कि किसमें क्या चीज दिया है और कौन कौन से सवाल उससे बन सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। राष्ट्रपति के संबंधित अनुच्छेदों का विवरण। तो सबसे पहला आर्टिकल आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 सिंपल कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इस राष्ट्रपति के पद का वर्णन जो है आर्टिकल 52 में किया गया। आर्टिकल 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, जो संघ का यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसके बारे में बताता है, और इसमें कुछ बिंदुओं को बताता है कि जो ये संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। साथ ही साथ रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होगा, वो होंगे राष्ट्रपति। तीसरा है राज्य का प्रमुख, यहाँ राज्य का मतलब देश, तो देश का प्रमुख जो होगा वो कौन होंगे, राष्ट्रपति होंगे। साथ ही साथ राज्य का प्रथम नागरिक होगा, मतलब देश का प्रथम नागरिक कौन है, तो वो है राष्ट्रपति। तो इससे संबंधित सवाल ऐसे बन सकते हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा और सारे बिंदुओं को मैंने कवर किया है एक अनोखे तरीके से, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल ना छूटे। अब आते हैं आर्टिकल 54 पर, राष्ट्रपति के निर्वाचन पर। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसलिए निर्वाचन मंडल के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो अब निर्वाचन मंडल में होते कौन कौन है, तो निर्वाचन मंडल में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा। संसद के दोनों सदन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके क्या है, निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी स्टेट के जो असेंबली हैं उसमें विधानसभा में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहां से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये सिंपल सवाल आपको बनता है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, ये जानना आवश्यक है। अब ये निर्वाचन मंडल में कौन कौन नहीं हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने देखा कि निर्वाचन मंडल होते हैं, लेकिन उस निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होंगे उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। जैसे संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही संसद के दोनों सदनों के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं, गूगल करके ही बताइएगा ताकि आपके एक सवाल क्लियर हो जाए। आगे आते हैं, राज्य विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषदों, जहां द्विसदनीय विधायिका है, के सदस्य चाहे मनोनीत हो या निर्वाचित वो भी भाग नहीं लेते हैं। जैसे 7 राज्यों में अभी क्या है, भारत में राज्य विधान परिषद के बारे में जो है बताया गया है, उसके लिए एक ट्रिक हमने अपलोड कर दिया है, आपको आई बटन पे वो दिख जाएगा कि कहां कहां राज्य में विधान परिषद है। तो विधान परिषद के ना तो मनोनीत ना तो निर्वाचित कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। साथ ही साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के जो सदस्य हैं उसमें निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ये बहुत ही टेक्निकल पार्ट है जहां से कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछा जाता है, तो वो चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे के आर्टिकल पर। तो आगे अब हम अनुच्छेद 55 देखेंगे, निर्वाचन की रीति के बारे में। निर्वाचन की रीति कैसे होती है राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों तथा संघ के बीच भी समानता होती है। इसके लिए राज्य विधान सभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या को निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है राज्य की कुल जनसंख्या
बटा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्य गुना 1000 करके इसे निकाला जाता है, तो एक विधायक के मत निकल जाता है। साथ ही साथ एक संसद सदस्य मतलब एमपी का वोट कैसे निकलता है, वो है सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल संख्या बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इसको भाग देने पर एक एमपी के वोट निकल जाते हैं। इन दोनों को समझने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि जो प्रोसेस हमने पीछे देखा मत की संख्या निकालने का, मत की वैल्यू निकालने का, उनको मिला करके ये कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे एक उदाहरण के साथ टेक्निकली, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे के अनुच्छेद पर। आइए आगे के अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो इसमें दो चीजों का वर्णन है कि राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेंगे, उस ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षों तक राष्ट्रपति रहेंगे। अगर कोई भी चीज, कोई बदलाव नहीं हुआ तो 5 साल तक उनका कार्यकाल है। लेकिन कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे करके पद जो है अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं, और वो त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। अब आते हैं अनुच्छेद 57 पर, जिसमें यह बताया गया है कि कितनी बार एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में कोई इस पर लिमिट नहीं लगाया गया है। जैसे आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे तो वहां पर कोई भी एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा, 2 टेन्योर से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि कितनी बार रहेंगे। वो जितनी बार चाहे उतनी बार उस पद पे रह सकते हैं। आगे के अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बारे में अनुच्छेद 58 बताता है। क्या बताता है? सबसे पहले कहता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, मतलब 35 से कम आयु वाला राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, साथ ही साथ भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये जो क्राइटेरिया है ये राष्ट्रपति बनने के लिए चाहिए। आगे देखते हैं अनुच्छेद 59 को, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। कुछ शर्त दी गई हैं कि राष्ट्रपति के पद पर अगर आते हैं तो क्या होगा या आने से पहले क्या करना है, उन चीजों के बारे में देख लेते हैं। यहां से भी टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला ये कहता है कि वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के पद चुने जाते हैं तो उसको संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, न ही राज्य विधायिका का सदस्य उन्हें होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि वो सदस्य है, तो अगर ऐसा व्यक्ति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करने से पहले उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा, चाहे वो संसद के किसी सदन में हो या राज्य विधायिका में हो। दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को बिना किराया के एक शासकीय निवास आवंटित किया जाएगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है राष्ट्रपति भवन मिलेगा। उनकी उपलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति एक प्रतिष्ठित पद है। इस कारण से ये कहा गया है कि अगर जो भी वो उपलब्धि लिए हैं, साथ ही साथ उनको जो भत्ते मिलते हैं, जब तक वो अपने पद पर रहते हैं उनके दौरान उनके भत्तों को ना काटा जाता है, ना ही उपलब्धियों को हटाया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ शर्तों के बारे में बताया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश है, जस्टिस हैं,
उनके समक्ष जो है शपथ लेता है। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है उसकी प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। अब ये महाभियोग लगता क्यों है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि भारत में संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ही सरकारें और देश चल रही हैं। अगर उसका अतिक्रमण कोई राष्ट्रपति करता है तो उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये कैसे शुरू होती है, कहाँ कहाँ जाती है, इसे भी हम देख लेते हैं ताकि पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है, महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन मतलब चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, किसी भी सदन में पहले इसके महाभियोग के बारे में चर्चा या आरोप लाया जा सकता है। अब आरोप जिस भी सदन में लाया गया है उसके लिए एक संकल्प प्रस्तुत होता है और उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा वो संकल्प हस्ताक्षरित होता है कि हाँ, राष्ट्रपति ने जो है क्या किया, संविधान का उल्लंघन किया है। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी दिया जाता है साथ ही साथ कि आपके खिलाफ जो है एक संकल्प पारित हुआ है, महाभियोग प्रक्रिया शुरू होगी। अब जब ये महाभियोग प्रक्रिया जिस भी सदन में लाई जाती है उस सदन के 2/3 बहुमत के द्वारा अगर पारित हो जाता है तो फिर इसे दूसरे सदन को भेजा जाता है कि आप भी वेरीफाई करिए, आप भी इस पर जांच करिए कि ये जो महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया गया है वो सही है या नहीं। तो दूसरा सदन भी आरोप का क्या करता है, अन्वेषण करता है, और जिसमें राष्ट्रपति उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व का अधिकार उनको दिया गया है। अब जब दूसरा सदन आरोप सही पाता है और प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा। तो ये थी प्रक्रिया महाभियोग लगाने की और महाभियोग के बाद राष्ट्रपति के पद खाली होने की। अब हम आते हैं अनुच्छेद 62 पर, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति के बारे में, मतलब जो लास्ट द्वयोदशम री था, रिक्ति कि रिक्त कैसे होता है, राष्ट्रपति का पद कब कब रिक्त हो जाता है। सबसे पहला पदावधि की समाप्ति हो, इससे पहले ही पूर्ण कर लिया जाता है। मतलब पदावधि समाप्त, 5 साल लगा कि अब समाप्त होने वाला है कार्यकाल, तो उससे पहले ही दूसरे राष्ट्रपति की नियुक्ति कर ली जाती है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिए या पद से हटा दिए गए महाभियोग द्वारा या कोई अन्य कारण से अगर हटा दिया जाता है तो इस कंडीशन में कहता है कि जैसे ही रिक्ति हो रही है पद में, उस रिक्ति की तिथि से यथाशीघ्र जो है चुनाव करके नए राष्ट्रपति को लाया जाए। लेकिन ये यथाशीघ्र भी कितना डिले हो सकता है, 6 माह के भीतर निर्वाचन कर लिया जाएगा। मतलब 6 माह के भीतर, आज अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो आज से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। और नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, बचा हुआ कार्यकाल नहीं, जिस दिन वो शपथ लेंगे या पद ग्रहण करेंगे उस दिन से 5 साल का उनका कार्यकाल होगा। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 62 थे। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस कारण से भाग 2 पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे और यहां से भी सवाल आपके बनते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे और वीडियो में हमने सारे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को क्लियर कर दिया है। अब हम राष्ट्रपति की शक्तियां एवं उनके कार्य के बारे में जानेंगे भाग 2 जब पार्ट 2 जब इसका आएगा उसमें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा और किसी एक व्यक्ति को शेयर कर दीजिएगा ताकि उसकी जानकारी भी इनहांस हो जाए। एंड एट लास्ट, thanks for watching this video.